हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा कि फैमिली सेटलमेंट होता है या परिवार की संपत्ति का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पुश्तैनी संपत्तियां जब हमारे लीगल हायर्स को मिलती है तो उस केस में आपको जो प्रॉपर्टी मिली है उस पर आपको कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपको वो संपत्ति मिली है और आप उसको किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इनकम टैक्स में फॉलो करने हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फैमिली सेटलमेंट है क्या, परिवार की संपत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो दोस्तों फैमिली सेटलमेंट का मतलब है आपकी कोई पुश्तैनी संपत्ति है, आपकी परिवार की कोई संपत्ति है जिसमें या तो कोई डिस्प्यूट है या डिस्प्यूट नहीं भी है। तो हो सकता है आपके जो पूर्वज या जो आपके पापा मम्मी या जो भी दादा दादी जिनके भी नाम पे वो प्रॉपर्टी है वो अब नहीं रहे हैं, या अगर वो हैं भी तो उस संपत्ति के बहुत सारे मालिक हैं, जॉइंट ओनरशिप में वो प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्लोज रिलेटिव्स में भी हो सकती है और हो सकता है अगर क्लोज रिलेटिव्स में भी नहीं है तो रिलेटिव्स में तो होनी चाहिए इवन, तो वही फैमिली सेटलमेंट में काउंट होगा। कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी आदमी अगर किसी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो वो फैमिली सेटलमेंट में नहीं आएगा। फैमिली सेटलमेंट के लिए रिलेटिव्स होना ज़रूरी है, चाहे वो क्लोज हो या नहीं हो तो भी चलेगा। तो दोस्तों इस केस में जब इस तरीके की ट्रांजैक्शन होते हैं, जब कोई फैमिली डिस्प्यूट है या कोई जॉइंट में प्रॉपर्टी है, अब उसका जब बंटवारा होता है तो फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा हो रहा है 3 भाइयों में, बहनों में, या जितने भी ओनरशिप जितने भी लोगों के उनमें राइट्स हैं, अगर उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो दोस्तों इसको हम कहते हैं फैमिली सेटलमेंट। ठीक है, अब इस फैमिली सेटलमेंट के केस में कैसे इनकम टैक्स लगता है। तो दोस्तों फैमिली सेटलमेंट के केस में जब प्रॉपर्टी जिस प्राइमरी ओनर के नाम थी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे दादाजी के नाम पे है, अब वो मेरे पापा के नाम पे हो रही है, या मेरे पापा के नाम पे है वहाँ से मेरे नाम पे हो रही है, या 4 भाइयों में बट रही है। तो जब फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट टाइम होता है, जैसे जब डिस्ट्रीब्यूशन जो भी लीगल ओनर्स है उनके हाथ में होता है, तो दोस्तों जब इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किसी के राइट्स उसको दिए जा रहे हैं तो उस केस में इनकम टैक्स में इस ट्रांसफ़र को एग्जेम्प्ट माना गया है। ये ट्रांसफ़र मानते ही नहीं है, ट्रांसफ़र मतलब इसे सेल नहीं माना जाता। सेल नहीं मानने का मतलब है आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन क्या दोस्तों ये इतना सिंपल है? कई बहुत सारे केसेस में इसमें बहुत सारे तरीके निकलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। दोस्तों देखिए ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल करेक्ट है कि आपको कोई अगर फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आपके म्यूचुअली डिसाइड हुआ है, आपने कोई रजिस्टर्ड हो सकता है रजिस्ट्रेशन भी कराया हो जो विल है उसका, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसका, लेकिन ये ट्रांजैक्शन तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में क्या होगा अगर हम उस संपत्ति को आगे बेचते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पापा से संपत्ति मुझे मिली और मेरे भाई को मिली, अब हम उस प्रॉपर्टी को आगे बेच रहे हैं। और दोस्तों ये जो बंटवारा होता है, ये जो फैमिली सेटलमेंट होता है, ये बहुत तरीक़ों से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे राइट्स मेरे भाई को दे देता हूँ और उसके बदले में उससे पैसे ले लेता हूँ, मैंने मेरा हिस्सा मेरे भाई को बेच दिया। या हो सकता है मुझे मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ही नहीं, सारा मेरे भाई को ही मिल रहा है। हो सकता है मेरी बहनें भी इन्वॉल्व है और प्रॉपर्टी में उनको भी हिस्सा मिल रहा है। तो इस सम ट्रांजैक्शंस दोस्तों वैसे तो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से डील होता है, हर फैक्ट्स हर केस के अलग होते हैं, लेकिन जनरल रूल ये है कि अगर आपको आपके फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एसेट मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब इसमें एक केस दोस्तों ये भी निकल के आता है कि फॉर एग्जांपल मैं और मेरा भाई, 2 भाई हैं हम, और हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मैंने मेरे भाई को अगर मेरी संपत्ति के बदले में, मेरे शेयर के बदले में, जो मेरी ओनरशिप है उसके बदले में अगर मैं कोई मेरा हिस्सा मेरे भाई को दे देता हूं तो क्या उस केस में मेरे ऊपर टैक्स लगेगा? तो दोस्तों हाँ, अगर मैं किसी कंसिडरेशन के बदले में, मतलब पैसे के बदले में मेरा हिस्सा, मेरा राइट अगर मैं मेरे भाई को दे रहा हूँ संपत्ति में, तो उसको फिर सेल माना जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इस तरीके से कई केसेस में ये भी होता है कि हमने बिना किसी कंसिडरेशन के ही अपना हक त्याग कर दिया है, उस केस में उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। तो दोस्तों इसका कोई फिक्स आंसर तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक जनरल रूल बताने की कोशिश की है कि क्या जनरल रूल है। अब आगे बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी थी जिसका 2 भाइयों में बंटवारा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे और मेरे भाई में कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया।
अब उस प्रॉपर्टी को दोस्तों अगर मैं आगे बेचता हूं तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, ठीक है। जैसे वो प्रॉपर्टी जब मुझे और मेरे भाई को मिली तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट थी, क्योंकि वो फैमिली सेटलमेंट था। लेकिन अब उस फैमिली सेटलमेंट से मिली प्रॉपर्टी को अगर मैं आगे बेचता हूं तो क्या रूल एप्लीकेबल होंगे दोस्तों? उस केस में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी मुझे मिली है वो जब मैं आगे बेचूंगा, किसी को भी अगर मैं बेचता हूं तो उस पर मुझे कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स पे करना होगा। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है जो संपत्ति थी वो तो बहुत पुरानी थी, 50 साल पुरानी थी, 2001 से भी पहले की थी, लेकिन वो मुझे सिर्फ 1 साल पहले मिली है, 2 साल पहले मिली है, अब मैं उसको बेच रहा हूँ, तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो दोस्तों कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि जब आप किसी पैतृक संपत्ति या ये जो फैमिली सेटलमेंट की संपत्तियां जब आपको मिली होती है तो उस केस में अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचते हो तो आपकी जो कॉस्ट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी 100 रुपए की बेची, उसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। इनकम टैक्स कैसे लगता है? 100 रुपए में बेची आपने, मान लो फॉर एग्जाम्पल 60 रुपए में खरीदी थी, तो 40 रुपए का जो प्रॉफिट है इसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं और इस कैपिटल गेन पे आपको इनकम टैक्स देना होता है। तो 100 रुपए में बेची ये तो हमको पता है कि हमने किसी पार्टी को 100 रुपए में बेची, लेकिन खरीदी कितने में थी? 50 साल पहले खरीदी थी, उसकी कॉस्ट की गणना कैसे होगी? आपको तो फ्री में मिली है प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इस केस में लॉ में लिखा हुआ है कि कॉस्ट हम प्रीवियस ओनर की लेते हैं। प्रीवियस ओनर का मतलब आपके फादर ने कितने में वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी कॉस्ट आप ले सकते हो। 2001 से पहले की प्रॉपर्टी होती है तो वहाँ वैल्यूएशन भी करवाना पड़ता है, जिसकी मैंने अलग वीडियोस में और भी आपसे बात कर रखी है। तो मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस ओनर जो आपके पहले ओनर थे उनकी कॉस्ट ले सकते हो, और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब कितने साल आपने उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया, वो भी पुराने मालिक जो आपके थे, जो आपके फादर हैं, वहां से काउंट होगा कि आपने कितने साल उस पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी, और इंडेक्स का बेनिफिट भी आपको पुराने मालिक के हिसाब से मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपको कोई प्रॉपर्टी अगर फैमिली सेटलमेंट में मिलती है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी मिलने के बाद में उसको आगे बेचते हो तो उस पर आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर आपने फैमिली सेटलमेंट में अपने राइट्स रिलिंक्विश कर दिए, आपने अपने राइट्स को छोड़ दिया और बदले में पैसे ले लिए, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स देना होगा और आपको उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल करनी होगी। दोस्तों इसको बचाने के भी बहुत तरीके हैं जिसकी मैंने और वीडियोस में बहुत बात कर रखी है, पर आज मैं मेरा टॉपिक ओनली फैमिली सेटलमेंट तक की ही रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ। एक चीज़ ये भी होती है कि सर क्या फैमिली सेटलमेंट में अगर मैं इसको और डीप में लेके जाऊँ तो एक रूल होता है कि अगर आपने सेक्शन 54 या 54F में कोई एग्जेम्पशन क्लेम कर रखी है, तो फॉर एग्जांपल एक रूल होता है दोस्तों कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची और उसके बदले में अगर मैं एक और कोई नई प्रॉपर्टी ले लेता हूँ ना दोस्तों, तो उस केस में मुझे इनकम टैक्स नहीं देना होता। लेकिन उस केस में अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसके बदले में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा हूं, तो मुझे 3 साल तक उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, मैंने आज कोई प्रॉपर्टी बेची 100 रुपए की, उसके बदले में मैं नई प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो मुझे प्रॉपर्टी बेचने पे छूट मिल जाती है इनकम टैक्स की, ये एक रूल है। लेकिन एक रूल ये भी कहता है कि नई जो प्रॉपर्टी आपने ली है उस नई प्रॉपर्टी को आपको 3 साल तक मिनिमम होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब मान लो जो प्रॉपर्टी आपने नई ली है, जो नई प्रॉपर्टी एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपने ली थी, अगर आप उसके ऊपर फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फैमिली सेटलमेंट हो गया 3 साल के पहले, तो क्या आपकी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी? नहीं दोस्तों, उस केस में आपका जो फैमिली सेटलमेंट है वो आपको मिल जाएगा, मतलब आपकी जो एग्जेम्पशन है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि फैमिली सेटलमेंट को ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। दोस्तों बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, सभी के केस अलग अलग होते हैं और बहुत सारे केस निकलते हैं फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर आपको कोई बिल्कुल स्पेसिफिक सलाह चाहिए तो आप बिल्कुल किसी सीए से बात करें, उसी के बाद अपनी लीगल मैटर्स में आगे बढ़ें। आपको मुझसे कनेक्ट करना है, 1 to 1 मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैंने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं, हम 1 to 1 बात कर सकते हैं।
मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताइए, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।